हो गई ना। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करें भारतीय इतिहास के बारे में और भारतीय इतिहास के प्राचीन काल की ये अंतिम क्लास है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें हम पहले बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल में हमने बात की थी पहले समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद में हमने बात की थी पिछली क्लास में कुमार गुप्त के बारे में। बच्चों बात करें गुप्त काल के बारे में तो आपको जो प्रमुख गुप्त काल के जो शासक है उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। गुप्त काल, गुप्त काल। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, श्रीगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है? घटोत्कच। बच्चों ध्यान रखना, जो ये प्रारंभ में दो शासक है गुप्त काल के, ये बच्चों ध्यान रखना कुषाण वंश के क्या है? सामंत है। बच्चों उसके बाद में शासक कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों ये ध्यान रखना, और ये अपने आप को संतत शासक घोषित कर देता है कि मैं किसी का सामंत नहीं हूं। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपने आप को संतत शासक घोषित करके इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है ना बच्चों? और गुप्त संवत की शुरुआत कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों ध्यान रखना, जब इनका राज्याभिषेक होता है 319 ईस्वी में, तो बच्चों ध्यान रखना उस समय चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की क्या चलाई थी? शुरुआत की थी बच्चों। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें, इन्होंने है ना कुमार देवी, एक सुंदर सी कन्या थी, कुमार देवी से क्या करता है? विवाह करता है। और मैंने ये भी बताया था कि उसको प्रपोज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए इन्होंने राजा रानी के सोने के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है बच्चों? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त एक महान शासक थे। और बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त दिग्विजय नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है ना बच्चों? इसके दरबारी थे जिनका नाम था क्या? इनके दरबारी का नाम क्या था जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? हरिसेन। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के दरबारी थे जिनका नाम था हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। बच्चों ध्यान रखना, प्रशस्ति का मतलब क्या है? कौन बताएगा? प्रयाग जो ये प्रशस्ति है इसका मतलब क्या होता है? प्रशस्ति किससे कहते हैं? बच्चों ध्यान रखना, जो शासक के शासन काल में लिखी जाती है उस शासक के बारे में बच्चों ध्यान रखना, जो उपलब्धि है ना, उन शासक के बारे में, जो जीवन के बारे में और उनके जीवन से संबंधित जो घटना है ना, कि भाई कितना महान शासक था, उनके बारे में लिखना, उसे कहते हैं प्रशस्ति। किसी शासक के जीवन के बारे में लिखना। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा प्रशस्ति में हमेशा अच्छी चीजें लिखी जाती है। आज तक इतिहास में, मतलब मेरी बात सुनो, लगभग शासकों के बारे में लिखा गया है, या तो कोई ग्रंथों में लिखा गया या किसी के बारे में प्रशस्ति में लिखा गया। तो प्रशस्ति में बच्चों ध्यान रखना उनकी महान गाथाएं लिखी जाती है ना, कितना महान था, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें, जो विदेशी एक इतिहासकार थे जिनका नाम क्या था? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ। और स्मिथ ने क्या कहा था कि इसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक का नाम रामगुप्त और एक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के बाद में शासक तो कौन बनता है? रामगुप्त। कौन चलता है? बनता है रामगुप्त। और बच्चों ध्यान रखना, रामगुप्त एक डरपोक अयोग्य शासक था, है ना बच्चों। रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी किसको सौंप दी थी? रुद्र तृतीय को। और रुद्र तृतीय किस वंश का शासक था? शंख वंश का शासक था। बच्चों फिर पता है आपको कि समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, ये किसका पुत्र है? समुद्रगुप्त का पुत्र है, चंद्रगुप्त सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शंकों को पराजित करके शंकरा की उपाधि धारण की थी। और बच्चों ध्यान रखना, इसके समय एक चीनी विदेशी इतिहासकार जिनका नाम क्या है? फाहियान। ठीक है ना।
और उसके बाद में बच्चों हमने बात की चंद्रगुप्त सेकंड का ही पुत्र कौन था, कुमारगुप्त। और बच्चों कुमारगुप्त क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और कुमारगुप्त के समय बच्चों ध्यान रखना, आपने एक बात लिखी थी कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। बच्चों ध्यान रखना कुमारगुप्त है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। कुमारगुप्त की माता का नाम दुर्वे देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। बच्चों इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना करवाई थी। बच्चों ध्यान रखना नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां है, बिहार में है ना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और बच्चों इन्होंने उपाधि धारण की है महेंद्रा द्वितीय। कौन सी उपाधि धारण की थी, महेंद्रा द्वितीय। और बच्चों ध्यान रखना इन्होंने मोर कार्तिकेय के चित्र वाले क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे, जो क्या थे, चांदी के। और बच्चों ध्यान रखना चांदी के सिक्के और कौन चलाते हैं, स्कंदगुप्त। आगे बात करेंगे स्कंदगुप्त नेक्स्ट शासक के बारे में। और लेकिन बच्चों यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि बच्चों सोने के सिक्के, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उन्हें क्या कहा जाता है, दिनार, ठीक है ना बच्चों। और सोने के सिक्के किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त। बच्चों उसके बाद में चांदी के सिक्के है ना, चांदी का सिक्का जिसे कहते हैं रुपयक या रुपया, बच्चों ध्यान रखना रुपया है ना। और बच्चों किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बच्चों ध्यान रखना एक और कौन चलाता है, बच्चों ध्यान रखना कुमारगुप्त भी चांदी के सिक्के चलाते हैं, मोर कार्तिकेय चित्र वाले सिक्के, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों तांबे के सिक्के, यदि आपको याद रखने हैं तो बच्चों ध्यान रखना तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, बच्चों शासक बनता है ना रामगुप्त, रामगुप्त। बच्चों ध्यान रखना रामगुप्त प्लस स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, इन्होंने ध्यान रखना बच्चों क्या चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तांबे के सिक्के भी चलते थे, इन्हें कहते थे कोड़ी, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट शासक बनता है बच्चों, वो बनता है स्कंदगुप्त। बच्चों ध्यान रखना कुमारगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है, स्कंदगुप्त, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना गुप्त वंश का अवंती काल, बच्चों ध्यान रखना अब यहां से गुप्त राजवंश क्या होगा, धीरे धीरे पतन की ओर। क्योंकि बच्चों कुमारगुप्त के बाद में जो गुप्त वंश के जो शासक बनते हैं, लगभग 24 शासक बनते हैं, कितने, लगभग 24 शासक बनते हैं। उसमें ध्यान रखना बच्चों धीरे धीरे अब क्या होगा, गुप्त वंश का पतन हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का पतन का काल कब शुरू होता है, स्कंदगुप्त के शासनकाल से, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि अयोग्य शासक बनते हैं, जैसे कि रामगुप्त शासक बना ना, वैसे ही अयोग्य शासक बनते हैं। और विदेशी आक्रमणकारियों इनको क्या कर देते हैं, या स्थानीय सामंत थे इनके, वो क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे कमजोर करके गुप्त वंश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बच्चों स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण हुए थे। कौन से आक्रमण हुए थे, हूण आक्रमण हुए थे बच्चों। सबसे मोस्ट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि गुप्त काल में किस शासन काल में, किस शासक के शासन काल में हूण आक्रमण हुए थे। बच्चों ध्यान रखना किसके समय, स्कंदगुप्त के समय। और बच्चों ध्यान रखना हूणों का आक्रमणकारी या नेतृत्वकर्ता कौन था, तोरणमाण। कौन था, तोरणमाण, ठीक है ना बच्चों। हूण आक्रमणकारी या हूणों ने आक्रमण किया था भारत पे सर्वप्रथम। उस समय भारत के शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। महान शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। बच्चों ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में हूण आक्रमण हुए थे, स्कंदगुप्त। बच्चों ध्यान रखना हूण आक्रमणकारी कौन थे, तोरमाण। कौन थे, तोरमाण, ये भी आपको याद रखना। बच्चों ध्यान रखना सबसे मोस्ट लाइन है, सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। मुझे ये बताओ बच्चों कि सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ स्तंभ लेख से। किससे मिलता है, जूनागढ़ स्तंभ लेख से। बच्चों ध्यान रखना। और मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि जो सुदर्शन झील है वर्तमान में कहां पे है, वर्तमान में सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में। और बच्चों आपसे पूछ ले कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल कौन थे, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने, ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो वर्तमान में सौराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो भाग है ना, भूमि का क्षेत्र है, उसे कहते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में बच्चों ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनका एक राज्यपाल था, उनका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था, पुष्यगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बच्चों उसके बाद में फिर इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, अशोक ने।
और बच्चों ध्यान रखना, सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछ ले, नहरों का, सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और बच्चों आपसे पूछ ले कि सुदर्शन का पुनः जीर्णोद्धार कौन करवाता है? बच्चों ध्यान रखना, स्कंदगुप्त करवाता है। बच्चों ध्यान रखना, सुदर्शन झील का उल्लेख हमें मिलता है, जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। और बच्चों ध्यान रखना, सुदर्शन झील के निर्माण में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तीन शासकों का बच्चों ध्यान रखना। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक है अशोक और एक बाद में स्कंदगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? 24 शासक। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, प्रारंभ में गुप्त किन के सामंत थे? कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। और बच्चों अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, है ना, जिसे कहते हैं कुमार गुप्त तृतीय। ध्यान रखना बच्चों, ये बातें थी महत्वपूर्ण। ठीक है ना बच्चों? स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का अवंती काल, या बच्चों ध्यान रखना पतन है काल। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त वंश के जो शासक बनते हैं, स्कंदगुप्त के बाद में जो गुप्त वंश के शासक बनते हैं वो क्या थे भाई? अयोग्य थे, कमजोर शासक थे। और इसकी वजह से क्या होते हैं? गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो जाता है। और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त। बच्चों आपको स्कंदगुप्त में ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 लाइनें याद रखनी है बच्चों। एक तो स्कंदगुप्त के समय कौन आक्रमण करते हैं? हूण। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। और बच्चों हूण आक्रमणकारी या हुणों का नेतृत्व करता कौन थे? तोरमान। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में आपसे पूछ ले कि सुदर्शन झील का किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? स्कंदगुप्त। ठीक है ना बच्चों? इसकी हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ स्तंभ लेख से। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त वंश, जो प्रारंभ में गुप्त वंश मैंने बात की थी कि एक तो श्रीगुप्त और एक है घटोत्कच, ये दोनों ही कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। बच्चों उसके बाद में बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है ना बच्चों? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? इसको लिख लो, लिख लिया ना? वेरी गुड, है ना? साथ में से लिख लिया करो भाई। अरे समझ में तो आ रहा है ना छोटू? आ रहा है समझ में? भाई कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। और भाई इस पीपीटी से प्रॉब्लम है तो मैं बोर्ड पे लिख के समझा दूंगा ना, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, हमारे पास में समय बहुत कम है। हाँ सही है ना? अब बच्चों बात करें, अब भाई अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, गुप्त काल में ध्यान रखना बच्चों, गुप्त काल में जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में आपको याद रखने हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक विकास गुप्त काल में सर्वाधिक विकास होता है स्थापत्य कला का, जिसमें सबसे बच्चों ध्यान रखना प्रमुख जो धार्मिक मंदिर है। बच्चों ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण, बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण बच्चों पूछ ले आपसे तो आपको याद रखना है गुप्त काल। ठीक है ना बच्चों? सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने जो मंदिर थे, जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर थे, विदेशी आक्रमणकारियों ने, है ना, अपने धन लूटने के चक्कर में, अपने लालच के कारण मंदिरों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। बच्चों हमारे राजस्थान में बात करें, आज का जो सिरोही पाली क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक शिव मंदिर थे, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आज ना बराबर के मंदिर है, क्योंकि जो विदेशी लुटेरे थे उन्होंने मंदिरों को लूट लिया था। कहते हैं कि हर मंदिर में लगभग जो वहां की जो मूर्ति है या कुछ मतलब वहां के दीवारों पर या कोई लेख, है ना, लगभग सोने की मात्रा थी, है ना, लगभग सोने की मात्रा ज्यादा थी। इसी कारण लुटेरों ने मंदिरों को क्या किया था? नष्ट कर दिया था, और वहां से जो धन था उसको लूट लिया था। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों ध्यान रखना, हेडिंग डालना गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। बच्चों ठीक है, जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? एक मंदिर है
तिगवा विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये है मध्य प्रदेश में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, तिगवा मंदिर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और बच्चों ध्यान रखना, भगवान विष्णु का है। और मैं आपसे पूछ लूं कि गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान की पूजा की जाती थी? बच्चों ये भी आपको याद रखना, गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान की पूजा की जाती थी? बच्चों ध्यान रखना, विष्णु। ठीक है ना बच्चों, किसकी? विष्णु भगवान की। तो आपसे पूछ ले कि गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर किस भगवान के बने थे? विष्णु भगवान के। और 2 नंबर पे शिव। ठीक है ना बच्चों। और आपसे पूछ ले कि तिगवा विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। और वर्तमान में तिगवा मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में बात करो बच्चे, 2 नंबर पे है भूमरा शिव मंदिर। ये भी कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना बच्चों, भूमरा शिव मंदिर है, ये भी गुप्त काल के समय है ना, गुप्त काल के समय इसका निर्माण हुआ है। और बच्चों ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद में बच्चों दशावतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी, जो यूपी में। बच्चों ध्यान रखना, यूपी देवगढ़। ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश। बच्चों ध्यान रखना, ये भी गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। और उसके बाद में बच्चों एरण विष्णु मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है ना, एरण विष्णु मंदिर, ये भी गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। और ये भी कहाँ है बच्चों? ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर। बच्चों ध्यान रखना, ये कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट क्या बात है बच्चों? अजंता की गुफा। बच्चों ध्यान रखना, अजंता की गुफा कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। बच्चों ध्यान रखना, संभाजी नगर। ठीक है ना बच्चों, संभाजी नगर। बच्चों ध्यान रखना, अजंता की गुफा। बच्चों ध्यान रखना, इसमें कुल 29 गुफा है ना। और बच्चों ध्यान रखना, 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया। हमने इसके बारे में पहले से ही इसके बारे में बात कर चुके ना बच्चों, है ना। बच्चों ये वर्तमान में संभाजी नगर है। बच्चों ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। बच्चों ध्यान है ना, ये महाराष्ट्र है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि जो अजंता की गुफा है, सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। ठीक है ना बच्चों, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासन काल में या किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। और बच्चों ध्यान रखना, मुझे ये बता दो कि अजंता गुफा में किस धर्म से संबंधित है ये? हाँ बच्चों ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। ठीक है, आगे यहां तक लिख दिया ना? लिखो भाई, लिखो ना। मंदिर याद कर लेना बच्चों, क्योंकि मंदिर से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि मंदिरों का टॉपिक मैं पहले से करा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये साथ में मंदिर याद कर लेना कि गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर है ना, ये 4-5 मंदिर आपको याद रखने। जैसे तिगवा विष्णु मंदिर है, भूमरा शिव मंदिर है बच्चों, दशावतार मंदिर है बच्चों, एरन विष्णु मंदिर है, भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर है, और बच्चों अजंता की गुफा है। ठीक है ना। क्या हुआ? डिवीजन कराऊंगा ना, लेकिन यदि पढ़ना है तो भाई यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है मेरी, है ना। मोबाइल नहीं है? अच्छा, हाँ वापिस मैं करा दूंगा भाई, है ना। ठीक है बच्चों। बच्चों ये 10 अवतार बताएंगे ना भगवान विष्णु के। ठीक है ना। बच्चों ये ध्यान रखना, लगभग मंदिर गुप्त काल में हुए, क्योंकि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु भगवान, है ना। तो आपको पता ही कि सर्वाधिक मंदिर किसके बनेंगे, है ना। अब आपसे पूछ ले, आपको पता है कि आपसे पूछ ले कि मौर्य काल में सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन थे या पूजनीय भगवान कौन थे? हाँ मौर्य काल की बात करें, हाँ मौर्य काल में बच्चों आपसे पूछ ले, मौर्य काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बच्चों ध्यान रखना, सबसे महान और लोकप्रिय हो गए थे महात्मा बुद्ध। आपको पता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने।
बच्चों ध्यान रखना, मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार ने बच्चों आजीविक धर्म को अपना लिया था। आजीविक धर्म यानी शैव धर्म को अपना लिया था, है ना। पहले तो पिता किसके उपासक बन जाते हैं? महावीर स्वामी के। और पुत्र किसका उपासक बन जाता है? भगवान शिव का। और बच्चों ध्यान रखना, अब बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। और बच्चों ध्यान रखना, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था किससे प्रभावित होकर के? बच्चों आपसे पूछ ले कि अशोक किससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? एक उसका एक छोटा सा बच्चा था भतीज नीग्रोथ। नीग्रोथ से प्रभावित होकर के अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? और मैं आपसे पूछ लूं कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त। ठीक है ना बच्चों, ये बातें थी अशोक से संबंधित। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया किसने? पुष्यमित्र शुंग। और बच्चों आपसे पूछ ले कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? वरदत्त। अरे भाई ये याद है ना, ये इतिहास है, क्रम से पढ़ो और इसको याद करो साथ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है? रियल बात यह है कि आप रिवीजन नहीं करते हो, है ना। क्या नहीं करते हो? रिवीजन नहीं करे हो। और बच्चों रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं होगा, सीधी बात है भाई। महान भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए महान बनना पड़ेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि एक बार क्लास में देख लिया, उसके बाद में नोट्स लिख लिए, उसके बाद में याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। पढ़ना पड़ेगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये याद है नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे आगे याद करोगे, पीछे पीछे भूल जाओगे। तो रिवीजन जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। कम से कम 7 दिन में एक बार पूरे नोट्स की क्या होने चाहिए? रिवीजन होने चाहिए। और बच्चों ध्यान रखना, और आज जो हमने क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास तक ये पूरी चीज याद होनी चाहिए। समझ करके याद करो या रट कर याद करो, याद कर लो। क्योंकि बच्चों एग्जाम का कोई लेवल नहीं है ना। एक गलतफहमी मत रखना कि अग्निवीर है तो अग्निवीर में इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई लेवल नहीं है बच्चों, है ना। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्मी का एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन और कुछ बच्चों की अंतिम भर्ती है, ध्यान रखना, है ना। तो बच्चों रिस्क मत लेना, क्योंकि आपके पास में टाइम है। जो आप गलती करें उसको सुधार लो। क्योंकि अभी एसएससी जीडी का पेपर आपने देखा होगा, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो एकदम सीधा क्वेश्चन था ना। हर पर्सन की लैंग्वेज चेंज हुई थी, हर पर्सन की, है ना। जिसने डीप से पढ़ा है और जिसके पास में ध्यान रखना थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, पर्सन करने का तरीका है, वो बच्चे पर्सन सही कर रहे थे। अब बच्चों ध्यान रखना, जीडी में ध्यान रखना, जो जीके है, जीके ज्यादा डीप से पूछे जा रहे थे, है ना। क्योंकि बच्चों के पास में टाइम भी कम है, 80 क्वेश्चन और 60 मिनट, है ना। एक तो ये सबसे बड़ी, है ना, बच्चों के साथ में ये सबसे बड़ा धोखा है भाई। 80 क्वेश्चन है, 80 में से ध्यान रखना 40 क्वेश्चन किसके हैं? मैथ और रीजनिंग है ना। और मिनट कितने, टाइम कितना है बच्चों? ध्यान रखना 40 क्वेश्चन है, लगभग 1 घंटा लग जाता है। एक टीचर कोई मिलाता है वो तब भी, है ना। लगता है नहीं लिखता है। और बच्चों इसमें नॉर्मलाइजेशन और है ना। किसी के नंबर घटेंगे, किसी के बढ़ेंगे। तो ये बच्चों के साथ में रियल में अन्याय हो रहा है ना। जो पर्सन बना रहे हैं, जो एग्जामिनर है, उन खुद को बोल दे कि आप 1 घंटों में इस पेपर को सोल्व कर दो। गारंटी के साथ में कह रहा हूं उनसे नहीं होगा, है ना, जो खुद पेपर बना रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब मेरिट भी ज्यादा जा रही है इसकी, जा रही है नहीं जा रही है? क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन है ना। और पेपर का कोई लेवल नहीं है बच्चों, कोई। ये आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं ना, बाहर ऑनलाइन हो रहे हैं ना, इसका हमें सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, अब कोई लेवल नहीं है बाहर। यदि आपको पेपर साथ में देते तो आप देख लेते कि भाई ये तो आपके लेवल से ही बाहर है ना। बच्चों ये बताया जाता है कि 10+2 लेवल होना चाहिए, लेकिन कोई लेवल नहीं होता है। लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है ना।
तो वही बच्चों ध्यान रखना, इसको नॉर्मल मत लेना। अग्निवीर है तो ऐसा मत सोचना कि मैं 1 घंटे या दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बढ़ गया है। और अब आपको पता है कि अब की बार एक बच्चा 2 फॉर्म भर सकता है ना फॉर्म हो जाएंगे भाई, तैयारी तो करो आप, है भाई तैयारी करो। आपको ना फॉर्म कब शुरू होगी, एग्जाम कब होगा, आप तैयारी करो। और जिस दिन आपकी 100% तैयारी हो जाएगी, अब मैं 50 में से लगभग 40-45 क्रॉस कर रहा हूं, है ना, तब बोलना कि अब एग्जाम होना चाहिए। अभी बच्चों पहले तैयारी करो 100%, उसके बाद में सोचना कि एग्जाम। मैं तो बोल रहा हूं कि जितने लेट हो रहा ना उतना आपको फायदा है या नहीं है, टाइम मिल रहा है। अब भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको तो सिर्फ एग्जाम देना है ना, सिर्फ मुझे तो भाई एग्जाम देना है, कोई मतलब नहीं है, नंबर आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो उससे भी अच्छी बात, है ना। तो भाई तैयारी करो, जो रियल में तैयारी करेगा वो कभी अपने दिमाग में नहीं लाता है कि फोरम कब शुरू होगा, मैं उसके बाद में तैयारी करूंगा, एग्जाम कब होगा। इन चीजों को छोड़ करके आपका अभी काम क्या है, तैयारी करना, सिर्फ पढ़ना है। और बच्चों मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि ईमानदारी से मेहनत करो, 2 महीने से ही आप टॉप कर सकते हो, सिलेक्शन नहीं टॉप कर सकते हो। लेकिन बच्चों उसके लिए बच्चों ध्यान रखना, ये नोट्स है ना, ये याद होने चाहिए, है ना। नोट्स ये आपके पास में है बच्चों, इसको घोट के पी लो, ठीक है ना। स्थिति ये नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे सब्जेक्ट में कम से कम, मैं कल पूछूंगा, ध्यान रखना, इतिहास में अभी तक जो पढ़ा है ना सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक, एक एक बच्चे को मैं खड़ा करके पूछूंगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये आपका क्या हो गया है, गुप्त काल। बच्चों अब समझना, वाद नहीं भैया ना, समझना बच्चों, गुप्त काल का पतन हो जाता है तो गुप्त काल के पतन के बाद में भारत में जो अन्य राजवंश थे, जो गुप्तों के क्या थे, सामंत थे, ठीक है ना बच्चों। गुप्तों के सामंत थे वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे संतत हो जाते हैं, क्योंकि गुप्त राजवंश या गुप्त काल का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, एक वर्तमान में आज हरियाणा में एक स्थान है, स्थान का नाम है थानेश्वर, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा में एक स्थान है ना, हरियाणा में एक स्थान है थानेश्वर, ठीक है ना बच्चों। थानेश्वर वर्तमान में कहां है, हरियाणा। बच्चों ध्यान रखना, एक थानेश्वर में एक नए राजवंश की स्थापना होती है, और बच्चों उसका नाम है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। बच्चों ध्यान रखना, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है ना बच्चों। वर्तमान में हरियाणा में थानेश्वर स्थान से एक नए राजवंश का उदय होता है, और उस राजवंश का नाम है पुष्यभूति। इसका नाम पुष्यभूति क्यों रखा गया, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूति, ठीक है ना बच्चों। और इसका एक अन्य नाम है वर्धन वंश। प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं वर्धन वंश से, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इस वंश के भारत के, प्राचीन भारत के सबसे अंतिम महान शासक कौन थे, हर्षवर्धन। कौन थे, हर्षवर्धन। और बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन के समय अवधि के प्रश्न पूछे जाते, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों ध्यान रखना, पुष्यभूति। कौन है, पुष्यभूति, इतना याद आपको रखना है। और बच्चों ध्यान रखना, ये उस समय मोखरी वंश के शासक कोई क्या थे, ये बच्चों अवंती वर्मन के क्या थे, सामंत थे, ठीक है ना बच्चों। बच्चों उस समय ध्यान रखना, कनौज, नाम सुना है कनौज, है ना, समझना बच्चों। मैं अलग स्लाइड पे ले रहा हूं बच्चों। बच्चों ये है हरियाणा, हरियाणा में स्थान है थानेश्वर। हम बात कब करें, जब बच्चों ध्यान रखना गुप्त काल का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, और जो भारत के अन्य राजवंश है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। और गुप्त काल के पतन के बाद में भारत में अनेक प्रकार के नए राजवंशों का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों बात करें, थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा, और बच्चों एक ध्यान रखना, कनौज। कनौज वर्तमान में कहां है बच्चों, ध्यान रखना, कनौज में भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली राजवंश है मोखेरी। मोखेरी या मोखरी, मोखरी राजवंश,
राजवंश। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त राजवंश के बारे में, ये भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश है, मोखरी या मोखरी, ध्यान रखना। और इनका शासन था कनौज पे। बच्चों ध्यान रखना, थानेश्वर में ध्यान रखना एक नए राजवंश की स्थापना होती है और नाम है वर्धन, वर्धन वंश। ठीक है ना बच्चों। और आपसे पूछ ले वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक बच्चों ध्यान रखना पुष्यभूति, पुष्यभूति, इसीलिए इसे कहते हैं पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जो थानेश्वर में नए राजवंश की स्थापना होती है, नए राजवंश का उदय होता है, तो बच्चों ध्यान रखना जो ये पुष्यभूति है, ये प्रारंभ में ध्यान रखना मोखरी या मोखरी राजवंश से, जो इनके थे शासक अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। ध्यान रखना अवंती वर्मन के क्या थे ये बच्चों? ये क्या थे? सामंत थे। आपसे पूछ ले, मैं समझा नहीं, यहां पर ये इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो ये वर्धन वंश है प्रारंभ में किस राजवंश के सामंत थे? है ना, मोखरी राजवंश के क्या थे? सामंत थे। और बच्चों ये ध्यान रखना मोखरी राजवंश है ना, वर्तमान में क्षेत्र किस क्षेत्र पर अधिकार का था इनका? कनौज पे। ठीक है ना। इस स्लाइड में यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रारंभ में पुष्यभूति या वर्धन वंश किसके सामंत थे? मोखरी राजवंश के सामंत थे। जैसे कि हमने बात की ना कि गुप्त राजवंश प्रारंभ में किसके सामंत थे? कुषाणों के। वैसे ही आपसे पूछ ले कि क्योंकि इस राजवंश वर्धन वंश के महान शासक कौन होते हैं? हर्षवर्धन। ठीक है ना बच्चों। जो वर्तमान में जो ये महाकुंभ चल रहे हैं ना, महाकुंभ का प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, समझना सिर्फ, लिखना नहीं है, एक बार समझो इसको, है ना, याद हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना पुष्यभूति में इतना याद रखना कि ये संस्थापक है और कुछ नहीं है। और बच्चों ध्यान रखना ये मोखरी वंश के क्या है? शासक। अवंती वर्मन के क्या थे? सामंत थे। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि पुष्यभूति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसका पुत्र, उसका नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। समझना बच्चों, पुष्यभूति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? प्रभाकर वर्धन। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन ने कहा है कि अब हम क्या करेंगे भाई, अपने आप को संतत क्या करेंगे? घोषित करेंगे। लेकिन हम पहले क्या करेंगे भाई, जो हम जिसके सामंत है ना, जिसके हमें सामंत है, उनसे हम क्या करेंगे? रिश्तेदारी करेंगे। ठीक है ना बच्चों। आपको पता है कि एक दूसरे परिवार से रिश्तेदारी हो जाती है ना भाई, बच्चों की लेन देन हो जाती है, तो रिश्ते क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। अब बच्चों प्रभाकर वर्धन ने सोचा कि मैं इनके, ध्यान रखना, 2 पुत्र थे और एक क्या थी? पुत्री। बच्चों ध्यान रखना प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन। और बच्चों छोटे पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन। और बच्चों एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने कहा कि हम सामंत किसके हैं? मोखरी वंश के। अब मैं मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दूंगा बच्चों? मोखरी वंश। बच्चों ध्यान रखना मोखरी वंश के जो अवंती वर्मन के पुत्र है जिसका नाम है ग्रह वर्मन। बच्चों अवंती वर्मन के ये क्या थे? सामंत थे। अब बच्चों ध्यान रखना जिस के सामंत है उसके पुत्र से ही अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? रिश्तेदार हो जाएंगे, है ना भाई, संबंधी बन जाएंगे। तो स्थिति क्या हो जाएगी? लेवल बराबर हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ। तो प्रभाकर वर्धन ने ये एक चाल रची, है ना, कि भाई ऐसे तो हम सामंत ही रहेंगे, अपने आप को संतत कैसे घोषित करेंगे? यदि संतत घोषित करने की कोशिश करेंगे तो उधर मोखरी राजवंश के शासक अवंती वर्मन क्या करेगा? आक्रमण कर देगा। इससे अच्छा है कि मैं मेरी पुत्री जिसका नाम क्या है बच्चों? राजश्री, राजश्री का विवाह किसके कर दूं? अवंती वर्मन के पुत्र जिसका नाम क्या है? ग्रह वर्मन। बच्चों इनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में बच्चों क्या होता है? एक तो बंगाल और एक वर्तमान में जो एमपी क्षेत्र को पहले कहते थे मालवा। बच्चों ध्यान रखना मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के और एक बंगाल के 2 शासक थे। एक का नाम बच्चों था संसाक और एक का नाम था देवगुप्त। बच्चों ध्यान रखना ये संसाक ये तो बंगाल का था और बच्चों ये था देवगुप्त ये मालवा का। बच्चों ध्यान रखना उस समय हर्षवर्धन के समय की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, आर्थिक रूप से सबसे मजबूत केंद्र कौन था? कनौज। कौन था? कनौज। बच्चों ध्यान रखना कनौज पर अधिकार करने के लालच में ध्यान रखना संसाक और देवगुप्त ने ध्यान रखना बच्चों क्या कर दी? मिल करके जो अवंती वर्मन का पुत्र था जिसका नाम क्या था? ग्रह वर्मन,
ग्रह वर्मन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, जो राजश्री, राजश्री कौन है, हर्षवर्धन की पुत्री बहन, सॉरी है ना, प्रभाकर वर्धन की बेटी। और बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की क्या है, बहन है। बच्चों इन दोनों की बहनों का क्या होता है, अपहरण हो जाता है। और अपहरण करने वाले कौन है, शंशाक और देवगुप्त। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, राज्यवर्धन, ठीक है ना बच्चों, राज्यवर्धन को पता चल जाता है कि भाई मेरी बहन का क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। तो बच्चों राज्यवर्धन जाता है और फिर बच्चों ध्यान रखना, राज्यवर्धन की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब बच्चों कहते हैं कि छोटी अवस्था में हर्षवर्धन क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, क्योंकि पहले पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चा ध्यान रखना, एक छोटी अवस्था या एक छोटी लगभग 12 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शासक नहीं बनूंगा, क्योंकि छोटा बच्चा था, है ना। क्योंकि भाई बड़े भाई की हत्या होगी, बच्चा था, डर गया, पहले पिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद में बड़े भाई की हत्या हो जाती है, और एक तरफ बहन को अपहरण कर लिया है। क्योंकि इसके दुश्मन कौन थे बच्चों, शंशाक और देवगुप्त, है ना। और इन दोनों ने इनके भाई की भी हत्या कर दी थी। तो प्रारंभ में हर्षवर्धन ने कहा कि मैं शासक नहीं बनूंगा, फिर भी बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन को समझा बुझा करके बच्चों कहा था कि आपको शासक बनना पड़ेगा। फिर क्या बनते हैं, शासक बनते हैं हर्षवर्धन, ठीक है ना बच्चों। कौन बन जाते हैं, हर्षवर्धन बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, अब समझना, अरे इसको समझ लो, मैं लिखा दूंगा, इसमें इतना ही लिखना है बच्चे, लिखो ना, लिखो, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, थानेश्वर का पुष्य भूति या वर्धन वंश, ठीक है ना, थानेश्वर का पुष्य भूति या वर्धन वंश। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें लिखना बच्चों, लिखना संस्थापक, संस्थापक। अब बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम 3 शासकों के बारे में बात करेंगे। कितने शासकों के बारे में, 3 या 4 शासक बच्चों इसमें लिख देना। एक तो है शासक पुष्य भूति, पुष्य भूति बच्चों, पुष्य भूति के बाद में शासक कौन बनते हैं, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन बच्चों। उसके बाद में राज्यवर्धन, राज्यवर्धन है। और बच्चों ध्यान रखना, राज्यवर्धन के बाद में बात करेंगे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बच्चों। इनके नाम लिख देना क्रम से, है ना, इनके नाम लिख देना। ये क्या हो गया, ठीक है बच्चों, लिख देना, हेडिंग डालना पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। बच्चों लिख देना संस्थापक पुष्य भूति, पुष्य भूति। और उसके बाद में बच्चों लिख देना शासक, क्रम से नाम लिखना, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद में लिख देना बच्चों राज्यवर्धन, और उसके बाद में लिख देना हर्षवर्धन। बच्चों ध्यान रखना, हम कुल 4 शासकों के बारे में बात करेंगे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन, ठीक है ना बच्चों। अब प्रारंभ में लिख देना, एक लाइन लिख देना, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश प्रारंभ में कनौज के मोखरी वंश के सामंत थे, है ना, लिख देना पुष्य भूति या वर्धन वंश प्रारंभ में कनौज के मोखरी वंश के सामंत थे, मोखरी वंश के क्या थे, सामंत थे। ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये एक सिर्फ कहानी थी, इसको समझना है ना। उसके बाद में बच्चों शासक कौन बन जाता है बच्चों, पुष्य भूति के बाद में शासक बनता है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम राज्यवर्धन और एक का नाम हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम क्या था, राजश्री। अब राजश्री का विवाह किसके साथ में, ग्रहवर्मन के साथ में। ग्रहवर्मन कहाँ का था, कनौज का। और बच्चों ध्यान रखना, ग्रहवर्मन की हत्या कौन कर देते हैं बच्चों, शंशाक और देवगुप्त। ध्यान रखना, एक शासक था मालवे का और एक था बंगाल का। इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने दोनों ने किसकी हत्या कर दी, ग्रहवर्मन जो मोखरी वंश का शासक था। और बच्चों ध्यान रखना, राजश्री का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। अब बच्चों ध्यान रखना, लेकिन नहीं इतना ही आगे, क्योंकि हर्षवर्धन, हेडिंग डालना हर्षवर्धन, हेडिंग डालना हर्षवर्धन, ठीक है ना, हेडिंग डालना हर्षवर्धन। अब बच्चों क्या होता है समझना, ये कहानी वापिस मैं समझा रहा हूं बच्चों। प्रभाकर वर्धन ने, ये ध्यान रखना, हाँ एक बात ये भी लिख देना बच्चों, प्रभाकर वर्धन के समय हुनों आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। किसको भेजा था, राज्यवर्धन को भेजा था। ध्यान रखना बच्चों, ये पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के समय ही हुन आक्रमण होते हैं।
आपसे पूछ ले कि भारत में हूण आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय हुए थे? अभी बात की थोड़ी देर पहले, स्कंदगुप्त। और हूण आक्रमणकारी या उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तोरमाड़। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में शासक कौन बन जाते हैं? हर्षवर्धन बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले पिता की हत्या हो जाती है प्रभाकर वर्धन की, उसके बाद में बड़े भाई राज्यवर्धन की भी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। उसके बाद में शासक कौन बन जाते हैं बच्चों? क्योंकि राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है? राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। और फिर ध्यान रखना, संसाक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, क्योंकि आपको पता है कि राज्यवर्धन की बहन राजश्री का इन्होंने अपहरण कर लिया था। अब बच्चों ध्यान रखना, राज्यवर्धन को बेला फुसला करके किसने बुला लिया था? संसाक ने। संसाक ने कहा कि भाई तेरी बहन का अपहरण किसने किया है? देवगुप्त ने। किसने किया है? देवगुप्त ने किया है। और बच्चों कहते हैं कि दोनों मिलकर के धोखे से किसकी हत्या हो जाती है? देवगुप्त की। अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है? संसाक, जो बंगाल का था। बच्चों ध्यान रखना, संसाक ने किसकी हत्या कर दी थी? राज्यवर्धन। पहले तो इसको बुलाया राज्यवर्धन को कि भाई तेरी बहन का अपहरण किसने कौन करता है? देवगुप्त करता है। फिर बच्चों ध्यान रखना, राज्यवर्धन के साथ में मिलकर के संसाक ने देवगुप्त की हत्या की। और बच्चों ध्यान रखना, फिर राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो बच्चों शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। बच्चों इसमें आपको लिखना है समय अवधि, लिखना हर्षवर्धन का शासनकाल 706 से लेकर के 747। शासनकाल लिख देना 706 से 747 तक। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इसमें जन्म होता है हर्षवर्धन का 590 एडी, है ना, 590 ईस्वी में, है ना। और बच्चों उसके बाद में पत्नी का नाम है दुर्गावती। और बच्चों ये शासक का बनता है बच्चों, शासक बनता है बच्चों आपके 706 ईस्वी में। बच्चों ध्यान रखना, अब आप देख लो 90, है ना, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है। और बच्चों जब शासक बनता है उस समय कितनी आयु थी? मात्र 16 वर्ष का एक छोटा बच्चा था। आपसे भी छोटा देख लो आप। अब छोटा बच्चा है, डरता है या नहीं डरता है? उधर परिवार की हत्या हो रही है ना, क्योंकि कहते हैं कि हर्षवर्धन को इस राज सिंहासन से क्या हो जाती है? नफरत हो जाती है, क्योंकि उनके परिवार की क्या हो रही थी? हत्या हो रही थी। कि भाई क्या काम का, न तो हम टाइम से खाना खा सकते हैं, है ना, न तो टाइम से नींद ले सकते हैं, क्योंकि भाई राज्य पर कभी भी आक्रमण हो सकता है या नहीं सकता है? कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो इस राज सिंहासन का क्या मतलब है? भाई चैन की नींद नहीं ले सकते हैं, टाइम से खाना नहीं खा सकते हैं, कभी भी हत्या हो सकती है। भाई मौत को हाथ की मुट्ठी में लेके घूम रहे हैं, है ना, कपन सिर पे बांध के चल रहे हैं। तो ये राज सिंहासन किस काम का भाई? तो हर्षवर्धन ने कहा कि स्पष्ट मैं शासक नहीं बनूंगा। तो भाई जो दरबारी थे, है ना, सेनापति थे, है ना, कहा कि हुक्म बन जाओ आप, हम अपने आप संभाल लेंगे, सिर्फ आप अपना राज्याभिषेक करा दो। हर्षवर्धन ने कहा कि मेरे भाई को भी आपने ऐसा ही कहा था, है? आप शासक बन जाओ, हम अपने आप संभाल लेंगे। और भाई की क्या हो गई? हत्या हो गई। मेरे साथ में भी ऐसा ही होगा। उसको पता था, क्योंकि भाई संसाक ने पहले अपने साथी देवगुप्त की हत्या कराई, उसके बाद में राजवर्धन की हत्या हो गई। और संसाक का नेक्स्ट टारगेट था हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन को डर था कि मेरी कहीं भी किसी समय मेरी हत्या हो सकती है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पहले विश्वासघाती ज्यादा थे, भाई अपने अपनों की हत्या कर देते थे। आपको पता है कि इस राज सिंहासन के लिए एक बेटा बाप की हत्या कर देता है ना, पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है। बच्चों ध्यान रखना, तो ये सेनापति भी हर्षवर्धन को अपने सेनापतियों से भी डर था, अपने दरबारियों से भी डर था, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूं भाई, छोटा बच्चा हूं। और कहीं मेरे सेनापति भी भाई इस राज सिंहासन के लालच में, सब तो ऐसे नहीं थे, कई बच्चे उस समय इतने महान स्वामी भक्त थे, है ना, अपने स्वामी के लिए, अपने राजा के लिए सिर कटवा लेते थे। ऐसे भी महान व्यक्तित्व थे उस समय, व्यक्ति थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे विश्वासघाती, है ना। हमारे इतिहास में बात करें तो हमारे इतिहास में आपको पता है कि राणा हमीर के समय उनका विश्वासघात किया गया, उनके साथ में, उनके, है ना, कांदर देव के साथ में विश्वासघात हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, जो ये हमारे राव रतन सिंह है उनके साथ में भी विश्वासघात हुआ है। तो विश्वासघाती भी थे बच्चों ध्यान रखना। लेकिन हर्षवर्धन आपसे पूछ रहे किस राजवंश से संबंधित थे?
वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से थे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, अब फिर क्या होता है कि अभी तक ध्यान रखना बच्चों, अभी तक हर्षवर्धन है अभी तक थानेश्वर का शासक है। किसका है? थानेश्वर का क्या है? शासक है बच्चों अभी तक इन्होंने कनौज नहीं जीता है। कनौज पे अधिकार किसका है बच्चों? संसाक। बच्चों ध्यान रखना, गौड़ नरेश जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसे गौड़ कहा जाता है। बच्चों गौड़ नरेश संसा को पराजित करके बच्चों ध्यान रखना, पराजित करके बच्चों, और इसमें ध्यान रखना दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु ने इसने मदद की थी और हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजा था। बच्चों क्या होता है कि हर्षवर्धन शासक बन जाता है और हर्षवर्धन शासक बन करके हर्षवर्धन का एक ही टारगेट होता है, मेरी बहन की खोज करना। बच्चों कहते हैं कि संसाक के कैद में कौन थी? राजश्री। और बच्चों राजश्री को पता चलता है कि मेरे पति का नाम क्या है? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो कहते हैं कि राजश्री है ना, कहते हैं कि संसा के कैद खाने से निकल करके जंगलों में चली जाती है कि मैं क्या होंगी? सती होंगी। तो जंगल में निकल जाती है कौन? राजश्री। तो बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन है किसको पराजित करता है? संसा को पराजित करके वहां पर अपनी बहन को खोजता है कि बहन कहां गई, और बहन कहां निकल गई थी? जंगलों में। बच्चों ध्यान रखना, एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था? दिवाकर मित्र। अब बौद्ध भिक्षु जंगल में क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था, और उसने राजश्री को देख लिया। बच्चों ध्यान रखना, एक राज परिवार की कन्या अलग ही रहती है भाई उसका पता चल जाता है उसके संस्कार से, उसके वेशभूषा से, है ना, उसके चेहरे से, है ना, पता चलता है नहीं चलता कि एक राज परिवार से है या नहीं है। तो बच्चों राजश्री को देखता है कौन? दिवाकर मित्र। और उन्होंने कहा है हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन जंगलों में खोजता है अपनी बहन को, जंगलों में खोजता है तो कौन मिल जाता है? एक भिक्षु मिल जाता है, दिवाकर। और दिवाकर ने कहा कि आपकी बहन इधर निकली अभी सती होने के लिए। फिर दोनों जाते हैं, और फिर बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने अपनी बहन को समझाया कि तुझे सती नहीं होना है, क्योंकि अभी तुझे कनौज तेरे अधिकार क्षेत्र में लेकर के तुझे शासिका बनना है। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कहा कि मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन हर्षवर्धन उसको सती नहीं होने देता है, और फिर दोनों आ जाते कनौज पे अधिकार करके। ध्यान रखना, फिर राजश्री ने कहा कि मेरे से शासक भाई शासन नहीं संभाला जाता है, फिर हर्षवर्धन को थानेश्वर से काम बुला लेते हैं कनौज। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि जो ये पुष्यभूति या वर्धन वंश है इसकी प्रारंभ में राजधानी थानेश्वर थी, कनौज किसने बनाई? तो कनौज किसने बनाई है? हर्षवर्धन। किसने बनाई थी? हर्षवर्धन। ठीक है ना बच्चों। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे मोस्ट बात है किस शासक को साहित्य का सम्राट कहा जाता है? तो बच्चों हर्षवर्धन। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया है? कनौज को बनाया है ना, कान्यबूज या कनौज। ठीक है बच्चों। और हर्षवर्धन को पुलकेशन है ना, पुलकेशन को हराया, और जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन को बच्चों किसने हरा दिया था? ध्यान रखना, हर्षवर्धन को हरा देता है पुलकेशन द्वितीय। बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन दक्षिणी भारत पे क्या करता है? आक्रमण करता है। दक्षिणी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है, ये दक्षिणी भारत है। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर बच्चों आपको पता है कि एक नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी है बच्चों। नर्मदा नदी क्षेत्र में ध्यान रखना पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय ना, सॉरी, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन सेकंड, इन्होंने बच्चों ध्यान रखना किसको पराजित कर दिया था? हर्षवर्धन। अभी तक हर्षवर्धन हारा नहीं है, लेकिन आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया है? पुलकेशन द्वितीय ने। बच्चों ध्यान रखना, पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित कर दिया था? हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। क्योंकि इस युद्ध का नाम क्या है? नर्मदा नदी के तट पे या नर्मदा का युद्ध। आपसे पूछ ले कि नर्मदा का युद्ध किसके बीच में होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशन के बीच में। और बच्चों इसमें हार कौन जाता है? हर्षवर्धन इसमें पराजित हो जाता है। बच्चों आपसे पूछ ले, नर्मदा का युद्ध, नर्मदा का युद्ध बच्चों महत्वपूर्ण युद्ध है। ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास में किसके बीच में बच्चों? एक तरफ है हर्षवर्धन और एक तरफ बच्चों कौन है? पुलकेशन, है ना, पुलकेशन।
है ना। और बच्चों ध्यान रखना इसमें जीत कौन जाते हैं, पुलकेशन है जीत जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना ये हर्षवर्धन की पहली हार है, ठीक है ना बच्चों। और हर्षवर्धन को ध्यान रखना बच्चों साहित्य का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े महान एक साहित्यकार थे, ठीक है ना बच्चों। आगे बात करेंगे हर्षवर्धन के जो प्रमुख नाटक है उसके बारे में। हर्षवर्धन के जो नाटक है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।